ओके। नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। विनोद शर्मा टॉक शो में आज हम एक ऐसे शहर की चर्चा करेंगे जो 100 साल पहले स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, अंग्रेजों ने उस समय भारत में एक ऐसे शहर की स्थापना की थी जो स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हुआ था, और वह संभवतः देश का पहला स्मार्ट सिटी शहर था। उस शहर का इतिहास बहुत रोचक है। अगर हम कहेंगे 1840 के आसपास अंग्रेजों ने नौगांव नाम के एक ऐतिहासिक शहर को स्थापित किया था। इस समय छतरपुर जिले में यह ऐतिहासिक नगर है, और इसका इतिहास इसलिए शुरू होता है कि अंग्रेजों ने इसे बुंदेलखंड में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक छावनी के रूप में स्थापित किया था। इसके बहुत रोचक प्रसंग हैं, और क्योंकि इसका संबंध दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली के इतिहास से। जिस वास्तुविद ने, आर्किटेक्ट ने दिल्ली के नक्शे को बनाया था, उसी ने नौगांव के नक्शे को बनाया। और भी क्या क्या जानकारी है हमारे साथ। नौगांव जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसकी नगर स्थापना समिति के महासचिव प्रवीण नायक जी हैं, जो देश भर में गार्बेज क्लिनिक के नाम से भी एक संस्था चलाते हैं, और स्वच्छता के नाम पर, क्योंकि इंदौर में, अंबिकापुर मॉडल में काफी काम किया है। आज हम इनसे स्मार्ट सिटी के साथ साथ उस शहर के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अपने दर्शकों के लिए। आज इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण नायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नम, नमस्कार नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने टॉक शो में आमंत्रित किया। मैं आपका आभारी हूँ जी। प्रवीण जी, बस ये बताइए कि नौ गांव जिसके नाम सुना जाता है, वो नौ गांवों को जोड़ के बनाया गया, क्या उसका स्टार्टिंग का इतिहास है, और ऐसी क्या खास बात है जो उसको देश का पहला स्मार्ट सिटी कहा जाता है? देखिए, जो जैसा कि इसके नाम से ही रिफ्लेक्शन है कि ये करीब 7 8 9 विलेजेस की या गांव की जमीनों के अधिग्रहण करके इस शहर को बसाया था अंग्रेजों ने। जी। और एक कैथा कैथा के राजा हुआ करते थे, उनके साथ अंग्रेजों की भिड़ंत हुई। और अंग्रेज उस समय काफी परेशान थे, क्योंकि उनको पूरा कंट्रोल जो करना होता था वो कहीं ना कहीं अलग अलग जो रियासतें थी उनके राजाओं को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस की स्थापना करनी थी। तब उन्होंने फिर नौगांव की 1840 में स्थापना की। और जो 36 राजा थे जिनकी रियासतें थीं, उन 36 राजाओं को रहने के लिए 36 बंगले बनवाए और एक ऐसा खूबसूरत शहर बनाया, जिस शहर के अंदर, जैसे दिल्ली आप लुटियंस की दिल्ली में राउंड अबाउट देखते हैं, ऐसे तकरीबन 140 चौराहे बनाए। और इन 36 राजाओं को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा बंगला बनाया, जिसको पॉलिटिकल एजेंट का बंगला बोलते थे। वो हम्म। पॉलिटिकल एजेंट पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता था और इन 36 राजाओं को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता था। हम्म। लगान वसूली जो भी कार्यक्रम थे उन लोगों के, उनके ऊपर शासन करता था, एक हिसाब से बोला जाए तो। हम्म। और इसकी स्थापना, जैसा कि स्मार्ट सिटीज के बारे में आपने हमसे प्रश्न किया है, तो जो स्मार्ट सिटीज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 100 स्मार्ट सिटीज का अनाउंसमेंट किया था, जो बन के तैयार भी हुई हैं, ये अभी लगभग सन 2016 के बाद ये सारा कुछ कार्यक्रम चालू हुआ। लेकिन अगर हम बात करें 1840 की, अ, तकरीबन 1900 के आसपास में भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। और कलकत्ता को में जब थोड़े से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तब लॉर्ड वायसराय फिफ्थ ने कलकत्ता से भारत की राजधानी को शिफ्ट किया दिल्ली। और दिल्ली में लॉर्ड वायसराय फिफ्थ जब पहला तंबू जहां उन्होंने अपना गाड़ा था, आज भी वो जगह किंग्सवे कैंप के रूप में जानी जाती है। हम्म। 1900 से नई दिल्ली बनना चालू हुई। तब जो जमीनों का अधिग्रहण हुआ, वहां पर एक गांव हुआ करता था, उसका नाम था पहाड़गंज। आज भी पहाड़गंज है। तो पहाड़गंज के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया शासन ने, ब्रिटिश शासन ने। और वहां पे कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और जो लुटियंस के बंगले हैं, इनकी स्थापना हुई।
ये सारा बनते बनते लगभग 1935 का समय आ गया था। और जो वायसराय थे वो राष्ट्रपति भवन में बहुत ज्यादा रह नहीं पाए, क्योंकि तब तक आजादी का फिर 1947 में बिगुल बच गया था। तो कहने का उद्देश्य ये है कि नई दिल्ली वाला जो एरिया है वो भारत की पहली स्मार्ट सिटी लोग मानते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि उसके बाद ही चंडीगढ़ बना है, उसी के बाद ही नोएडा बना है, ग्रेटर नोएडा बना है, या दूसरे सिटीज बने हैं। जी जी। अ, यानी 1900 के भी लगभग 60 साल पहले नौगांव का स्थापना ऑलरेडी हो चुकी थी। ये सारे बंगले बन चुके थे। आपको जान के आश्चर्य होगा, और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत में जो पहली अंग्रेजी दारू बनाने की, वाइन बनाने की जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी, वो नौगांव में ही हुई थी। कॉक्स अच्छा। एंड किंग्स के नाम से आज भी ये फैक्ट्री है, चल रही है वहां पे। और पहली बार ब्रिटेन से यहाँ के लिए कमिश्नर नियुक्त हुआ था, जो इस पूरी वाइन फैक्ट्री को का संचालन करवाता था। हम्म नौगांव नगर का जो नक्शा है वो भी ब्रिटेन में ही तैयार हुआ था। और हम्म ब्रिटेन से आके आर्किटेक्ट्स ने ये सारे बंगले का निर्माण किया था। आज भी हम्म ये वहाँ पे स्थापित हैं, लोग जाके देख सकते हैं उनको। हम्म आजाद भारत हुआ और अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उस हम्म समय मध्य प्रदेश नहीं हुआ करता था। मध्य प्रदेश की स्थापना बाद में हुई। हम्म उसके पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ नाम। और नौगांव जो छावनी है, इसको विंध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। अच्छा। इसके बाद जब मध्य प्रदेश का अधिकतर लोगों के प्रभाव और ये जो पटौदी का, चूंकि सारी जमीनें और एसेट्स वैल्यू पटौदीज की वहां पे ज्यादा थी, कुछ भी हुए तो इसके साथ साथ जो बुंदेलखंड का प्रभाव, पॉलिटिकल प्रभाव कम होने की वजह से बना दिया गया। और हम्म मध्य प्रदेश गठन के बाद जो गौरव प्राप्त हुआ, हम्म आज नौगांव मात्र एक तहसील ही बन के रह गया है। इतना विकासशील और इतना गौरवपूर्ण जो शहर एक जमाने में हुआ करता था, जो पूरे बुंदेलखंड को कंट्रोल करता था, वो आज की डेट में एक तहसील है। हम्म। तो नौगांव का जो, अगर तो कोई आदमी को देखना है, उसका अगर यहाँ से मतलब हिंदुस्तान के लोग नौगांव को देखना चाहते हैं, उसकी ऐतिहासिकता को देखना चाहते हैं, तो देश की राजधानी दिल्ली से या विभिन्न शहरों से कैसे पहुंचा जा सकता है? उसका क्या है, आपके मतलब आपके माध्यम से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, नौगांव जाने के लिए आज अगर जाना है तो सीधा यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे से, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से नौगांव की कनेक्टिविटी है। आज वर्तमान में जो सनातन धर्म का जो बिगुल बजाया गया है बागेश्वर धाम जी के पास से, बागेश्वर धाम आपको नौगांव होते हुए ही जाना होता है। तो अच्छा। झांसी, हाँ, झांसी से जब आप टुवर्ड्स खजुराहो की तरफ जाते हैं तो नौगांव बीच में पड़ता है। ये छतरपुर जिले में आता है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये बॉर्डर बॉर्डर वाला एरिया है। हम्म और यहाँ से बागेश्वर धाम मात्र 40 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हम्म वहां देखने लायक मैं चाहूंगा कि आज ज्यादातर लोग उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, लेकिन अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो एक धार्मिक सर्किट बनता है। झांसी से आगे आप जाएंगे तो दतिया हाँ। एक जी। है जो शक्तिपीठ है। उसके हाँ। वो, ये इकलौता एक ऐसा शहर है पूरे दुनिया में जहां भगवान राशन प्रतिदिन उनको बंदूकों की सलामी देता है। हम्म पुलिस डिपार्टमेंट उनको बंदूकों की सलामी देता है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद नौगांव देख सकते हैं, नौगांव के वो सारे बंगले देख सकते हैं किस तरीके से हुआ, के अंदर काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें जाके देखना चाहिए। वहां पहुंचे हम्म कितना अच्छे है, क्योंकि 140 चौराहे हैं तो ट्रैफिक जाम कभी होता ही नहीं है।
हम्म। और जो कंस्ट्रक्शन भी बंगलों की है उनमें एसी लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। उनकी डिजाइनिंग इस तरीके से है, तो वो देख सकते हैं। और आगे फिर खजुराहो है, खजुराहो को देखा जा सकता है। ये सारा का सारा लगभग 100 किलोमीटर की रेडियस में सारा कुछ हम्म। कंप्लीट हो जाता है। पन्ना है, पन्ना में डायमंड की पॉलिशिंग होती है। अ, और वहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है जहाँ पे आप बाघ देख सकते हैं, हम्म। हम्म। टाइगर्स को देख सकते हैं। ये बागेश्वर धाम का मंदिर जो है वो भी आदमी हर हफ्ते जहाँ जाता है। हम्म। जी। आपकी आवाज। बुंदेलखंड देखा जाए तो पराक्रम की दृष्टि से बुंदेलखंड, जी, पराक्रम, अगर पराक्रम को लेके देखा जाए तो बुंदेलखंड की जो धरती है वो बड़ी सूरवीरों की धरती है। महाराजा छत्रसाल वहीं से हुए हैं, महारानी लक्ष्मीबाई जी वहीं से हुई हैं, और हाँ। अवंतीबाई लोधी जी वहीं से हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक करेक्टर हुए हैं जिनको, जो हम सबके लिए बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। अभी आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी साझा करता हूँ जिसमें शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गूगल भी झूठ बोलता है। अभी सोफिया कुरैशी, जिन्होंने, जिनका नाम पूरे देश में बड़े आदर से लिया जा रहा है, सोफिया कुरैशी जी नौगांव की ही रहने वाली हैं। हम्म। अ, नौगांव में जो अच्छा। रंगरेज मोहल्ला करके जगह है, नौगांव में एक मोहल्ले का नाम है रंगरेज मोहल्ला। वहीं ये दोनों बहनें, ये दो बहनें हैं बेसिकली। इनके जो वालिद हैं या पिताजी हैं, उनका बर्थ प्लेस नौगांव है। उनकी पूरी हम्म। शिक्षा दीक्षा नौगांव में हुई है। और उनके भी जो पिताजी थे यानी सोफिया कुरैशी जी के दादाजी, वो नौगांव के जो कैंट था, आर्मी कैंट, उसी में उनकी नौकरी भी थी। ये हम्म। दोनों बहनें वहाँ जो जीटीसी स्कूल है, हम्म। उस जीटीसी स्कूल में मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि ये लोग मेरे से 1 साल जूनियर थी। अच्छा। मैं भी जीटीसी स्कूल में पढ़ता था और ये लोग भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। और इन्होंने जब नौगांव का हम लोगों ने स्थापना दिवस शुरू किया था, उसमें सोफिया कुरैशी जी ने अपना पूरा का पूरा अभिवादन और नोएडा को बधाई, नौगांव को बधाई प्रेषित की थी। ये तब की बात है जब सोफिया कुरैशी जी को बहुत कम लोग जानते थे। आज तो पूरा देश उनको सल्यूट कर रहा है। तो उनका जो पूरा बचपन बीता है वो नौगांव में ही बीता है। हम्म। नौगांव के बारे में जो आपने बताया कि 40 चौराहे हैं, और क्या क्या खास बात है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, जो लोग वहाँ, क्योंकि स्मार्ट सिटी के रूप में आपने बताया कि स्मार्ट सिटी बनी है और वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होता। दिल्ली वाला जो न्यू दिल्ली का एरिया है जिसमें लंबे लंबे बड़े बड़े चौराहे ये है, गोल चक्कर इंडिया गेट के आसपास जिस तरह से हैं, तो वहाँ भी इसी तरीके की है जिसमें जाम की स्थिति नहीं आई, और वो 100 साल पहले बने हुए हैं। बिल्कुल, आर्किटेक्चर में आपको ये ध्यान देना होता है कि आप अभी से लगभग 25-50 साल बाद की आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। आप हम्म। अगर लुटियंस की दिल्ली को देखेंगे, नई दिल्ली को, तो वहां ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के मल्टीपल रास्ते हैं। वहां कभी बिल्कुल। जाम लग नहीं सकता। वहीं हाँ। अगर आप देखें, लाइक नोएडा को भी देखें, तो नोएडा भी काफी हद तक अच्छा शहर बनाया गया है। हम्म। लेकिन हम अगर गुड़गांव की बात कर लें, तो गुड़गांव पूरा कोलेप्स है। गुड़गांव में अगर कोई बहुत बड़ा आयोजन हो जाए हाँ। हाँ। तो गुड़गांव उस ट्रैफिक को झेल नहीं पाएगा। हम्म। अगर आप चंडीगढ़ को देखें तो चंडीगढ़ में भी जाम लगने की संभावना कम है। हम्म। ग्रेटर नोएडा में भी जाम लगने की संभावनाएं कम है क्योंकि इनकी डिजाइनिंग उस हिसाब से की गई है। मैं स्वच्छता के मामले में भी नौगांव का जिक्र करना चाहूंगा कि हाँ। वहाँ कानून इतना सख्त था स्वच्छता के बारे में कि अगर कोई सामान्य जनता कूड़े को सड़क पे फेंकती थी तो उसको कोड़े लगाए जाते थे सड़क पे अच्छा। खड़ा करके। नालियां जो हैं, जो ड्रेन था, वो दिन में 2 बार साफ होता, सड़कें 2 बार साफ होती थी, सुबह भी झाड़ू लगती थी, शाम को भी झाड़ू लगती थी। हम्म। जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज साफ होने के बाद पानी से धोया जाता था उसको। हम्म। ये बात मैंने जो आदरणीय मनीष मनीष सिंह साहब हैं, इंदौर के कमिश्नर, उन एक बार राष्ट्रपति अवार्ड में मैंने उनको नौगांव के बारे में बताया भी था कि हम्म। नौगांव के अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी होने की वजह से हम्म। उसको राजनीतिक जो
एक विश्वास ना मिलने की वजह से वो तहसील है। हम्म। अदरवाइज नौगांव जो है उसको देश के अंदर अपनी पहचान बना सकता है, आज भी उस नौगांव के अंदर वो क्षमता है। हम्म। जी। तो नौगांव में जो आपने बताया उसमें जैसे पीने के पानी का सिस्टम है, क्योंकि जब स्मार्ट सिटी है तो सारी चीजें उसमें अलग ही तरह की होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके साथ साथ वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक शहर है, वहाँ नगर पालिका है, क्या सिस्टम है उनका, किस तरीके से, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सामान्यतः आप अगर किसी भी शहर की बात करें तो वो शहर अपने आप ऑलरेडी बने हुए होते हैं। कोई भी गांव है हम्म। वो अपने आप बना हुआ होता है, उसको अलग से प्लान करके बनाया नहीं जाता। हम्म। लेकिन अगर नौगांव की बात करें तो नौगांव के लिए अलग से जमीनों का अधिग्रहण करा, उसका नक्शा बनाया गया, कौन कहाँ रहेगा ये पहले से पूर्ववत प्लानिंग थी, जैसी कि नोएडा के केस में भी है और ग्रेटर नोएडा के भी केस में है। इन दो शहरों के अंदर अगर हम देखें तो नोएडा के अंदर गांव हैं, ग्रेटर नोएडा के अंदर भी विलेजेस हैं, गांव हैं जिनकी जमीनें गई हैं। लेकिन नौगांव के केस में ऐसा नहीं है। हम्म। नौगांव में के अंदर एक भी गांव नहीं है। सारे गांवों की जमीनों को अधिग्रहण किया, वहां गांव वाला कल्चर ही नहीं है। हम्म। पूरे बुंदेलखंड में अगर सबसे ज्यादा एडवांस जगह आज की डेट में भी, लगभग हाँ। 250 साल बाद में, अगर आप देखेंगे तो नौगांव का कल्चर और बाकी पूरे मध्य प्रदेश का कल्चर एकदम हम्म। अलग है। अच्छा। बहुत एडवांस है नौगांव। हम्म। इवन आप के जो बड़े शहर हैं, छतरपुर है, सागर है, हम्म। इंदौर है, इन सब से नौगांव जो है बहुत एडवांस है। हम्म। हम्म। जी। तो अगर हम ये देख के चर्चा करें कि इस जी। समय जैसे आप तुलना कर रहे हैं नौगांव की और नोएडा की, अगर हम तुलना करें, क्योंकि नौगांव 1840 का है, नोएडा 1976 का है, और इसको बसे हुए केवल अभी 50 साल भी नहीं हुए, जबकि उसको बसे हुए इतने साल हो गए। अगर हम उस दृष्टि से देखें, तो अगर कंपैरिजन करें तो वहां के किस फार्मूले को यहाँ अपनाया जा सकता है? देखिए, नौगांव का जो फॉर्मूला है वो आप ग्रीनरी के मामले में नौगांव को अपना सकते हैं। हम्म। दूसरी चीज, वहां पे जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सॉल्यूशन है वो भी बहुत अपनाया जा सकता है। हम्म। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट को लेके आप बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी वहाँ पे नौगांव में पहले से ही ग्रीनरी थी। हम्म। वहाँ जो मैं आपको बताऊं, जो नीम के पेड़ हैं या महुआ के जो पेड़ हैं, उनका डायामीटर कम से कम नहीं तो लगभग लगभग 4 4 5 5 मीटर का है, 4 मीटर का डायामीटर है। हम्म। इतने हेल्दी पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे। तो आज जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है नोएडा को वो है यहाँ पे वृक्षारोपण करने की। हाँ। पेड़ इनको बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ डस्ट पोल्यूशन है। दूसरा, नोएडा को अभी एक चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है, वो है नॉइस पोल्यूशन। हाँ। नोएडा के अंदर नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हम्म। तीसरा, जैसे आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था तो वेस्ट मैनेजमेंट का कोई बहुत स्ट्रांग मैकेनिज्म अभी तक नोएडा डेवलप नहीं कर पाया है। हम्म। अ, दूसरा, जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, जो लगभग 5,000 मीटर से बड़े क्षेत्रफल वाली जो जगह हैं, अभी तक नोएडा कन्वेंस नहीं कर पाया है कि वो लोग अपने अपने अपनी बाउंड्री के अंदर ही अपने कचरे का निस्तारण करें। तो इन सब जो चीजें हैं इसके ऊपर नोएडा को ध्यान देना होगा। दूसरा, एक मैं सुझाव देना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि आपका सामाजिक सर्किल नोएडा के अंदर बहुत बड़ा है, जो मैं जितना मैं आपको जानता हूं। तो नोएडा में एक गैप है। नोएडा जो है वो मिनी भारत कहलाता है, यहाँ पे पूरे देश के लोग आके रह रहे हैं। तो इन लोगों को नोएडा के कल्चर से जोड़ना बहुत जरूरी है। अभी नोएडा का अपना कल्चर उभर के नहीं आया। हाँ। आदरणीय यहाँ के जो सांसद जी हैं उन्होंने भी कई बार इस चीज के ऊपर चिंता व्यक्त की है कि हमें नोएडा का एक कल्चर कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, नोएडा की अपनी एक संस्कृति को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग संस्कृतियां हैं। नोएडा हम्म। की अपनी एक अपना, क्योंकि यहाँ बिल्डिंगें तो बनती जा रही हैं, बिल्डिंगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए जिसमें हम्म। नोएडा एक्सटेंशन भी पार्टिसिपेट करे, नोएडा भी पार्टिसिपेट करे, ग्रेटर नोएडा भी, और भविष्य में आने वाला एक यमुना सिटी है। तो हमें एक ऐसा सामाजिक ताना बाना बुनना पड़ेगा कि पूरे नोएडा का जो एनसीआर एरिया है, ऐसा आपके बड़े भाई हैं
वो एक कार्यक्रम पहले किया करते थे, जो अब कहीं ना कहीं मिस आउट लगता है। एनजीवाई कॉन्क्लेव करके वो करते भी थे। तो ऐसे कार्यक्रम जो समग्र तीनों चारों शहरों को इकट्ठा करके रखें, ऐसा एक कार्यक्रम कहीं ना कहीं और वो कार्यक्रम लगातार चलते रहना चाहिए। हम्म। ये मेरा एक सुझाव है। जो नौगांव के बारे में अभी आपने स्मार्ट सिटी का बताया, सब कुछ बताया, लेकिन नौगांव का जो ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि उनका संबंध शायद जो हमारे पुराने इतिहासकार, मतलब पुराने राजा महाराजा से हुआ है, वो उसको कैसे लिंक करेंगे इतिहास के बारे में, क्योंकि आज की जनरेशन को चाहिए कि वो उसके बैकग्राउंड में जाना चाहती है। अंग्रेजों से पहले वहाँ आसपास में क्या था, कैसे उन्होंने, अंग्रेजों ने उसको एक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने की जरूरत पड़ी, कैसे वो विंध्य प्रदेश की राजधानी बना, और आज भी जो स्थिति है उसके हिसाब से क्या है नौगांव का इतिहास। देखिए, नौगांव का इतिहास ये है कि जब महाराजा छत्रपति शिवाजी मुगलों के साथ लड़ाई कर रहे थे, तब हम्म। बुंदेलखंड के एक छोटे से, बेसिकली अगर सैनिक कहा जाए, वो छत्रपति शिवाजी से मिलने गए थे, महाराजा छत्रसाल, उनकी हम्म। सेना को ज्वाइन करने के लिए। हम्म। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल जी को ये कह के विदा कर दिया था कि आप अपना साम्राज्य खुद बनाइएगा। हाँ। उसके बाद महाराजा छत्रसाल आए, और नौगांव से बिल्कुल लगभग ऑलमोस्ट नौगांव के अंदर ही एक जगह है मऊ साहनिया, हम्म। उन्होंने अपना एक निर्माण करवाया। और हाँ। वहां से ही उन्होंने फिर लगभग लगभग पूरे बुंदेलखंड को का विस्तार किया। हम्म। बुंदेलखंड की जो सीमाएं हैं, उन्होंने जबरदस्त विस्तार किया। और आप अगर देखेंगे तो वहां पे मस्तानी महल, जिसका जिक्र हम्म। अभी एक पिक्चर भी आई थी मस्तानी का, तो उनका एक महल वहां पे नौगांव के पास है। और मराठाओं के साथ मिलकर बुंदेलाज ने लगभग लगभग मुगलों के साथ शासन किया। महाराजा छत्रसाल जो नौगांव के बिल्कुल एडजॉइनिंग उनकी राजधानी हुआ करती थी मऊसानिया, वहां से उन्होंने मुगलों के साथ लगातार लड़ाई की। और छत्र जैसे शिवाजी महाराज जी ने एक भी युद्ध नहीं हारा है, हाँ। इसी तरीके से महाराजा छत्रसाल ने अपने आजीवन कोई भी युद्ध हारे नहीं वो। हम्म। मतलब जब नौगांव नहीं बना था, उस समय मुगलों की उसी जगह पर लड़ाइयां होती रही हैं, हम्म। हम्म। और कोई भी युद्ध महाराजा छत्रसाल ने हारा नहीं। हम्म। आज जो आपने नौगांव का ऐतिहासिक तथ्य स्वरूप जो बताया है, उससे ऐसा लगता है कल को यदि बुंदेलखंड अलग राज्य बनता है तो उसमें नौगांव की भूमिका क्या होगी। देखिए, अगर हम लीगेसी की बात करें, जो उसका अपना इतिहास रहा है, तो वो डिजर्व करता है अपने आप को एक राजधानी के रूप में, क्योंकि वो राजधानी था। लेकिन अब चूंकि झांसी अपने आप में काफी बड़ा शहर बन चुका है, सागर अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, तो हो सकता है इन दोनों शहरों के अपने अपने दावे हों। और लेकिन अगर नौगांव की बात करी जाए, तो नौगांव डिजर्व करता है कि वो राजधानी बने, क्योंकि जब ये सारा आंदोलन चालू हुआ था, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बहुत बाद में आया, शिबू सोरेन जी लेके आए थे। उसके पहले जो नौगांव शहर से ही बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। हाँ। शंकरलाल मल्होत्रा जी पहले अध्यक्ष हुआ करते थे बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि इसका गठन हमारी ही दुकान पे हुआ था। हम्म। हमारी जो दुकान थी वो एक बौद्धिक प्लेस हुआ करता था, और शंकरलाल मल्होत्रा जी नौगांव नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे। हम्म। तब पहली बार एक वहां पे मंदिर के अंदर ये बैठक हुई कि क्यों ना बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा बनाया जाए। हम्म। और उमरई इस मंदिर में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद रेल भरो आंदोलन चालू हुआ, और बुंदेलखंड के नौगांव और सराउंडिंग के लोगों ने आके पार्लियामेंट के अंदर पर्चे फेंके, जैसे हमारे क्रांतिकारी पर्चे फेंकते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस चीज को स्वीकार किया था कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनना चाहिए। हम्म। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर की कमी हो जाने की वजह से, हालांकि मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर
अनुरोध करूंगा कि अभी भारत के अंदर अनुकूल परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में भी। हाँ। तो जो जो राज्य बाद में जिन्होंने अलग राज्य होने की परिकल्पना की थी, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, आपका झारखंड हो, ये सारे राज्यों की मांग तब नहीं थी। बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग सबसे पहले की मांग है। तो कम से कम उसको एक अस्तित्व में आना चाहिए, ताकि उन छोटे छोटे राज्यों की वजह से उनका अपना विकास होता है। हम्म। ठीक बात। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे 1840 के आसपास ये नौगांव स्थापित हुआ और विंध्य प्रदेश की राजधानी भी बना, बाद में ये चेंज होती गई और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राजधानी भोपाल हो गई। और आज नौगांव की स्तर, जो उसका ऐतिहासिक स्तर है, वो मेंटेन है, या उसमें भी कोई सरकार की तरफ से आपको, क्योंकि आप एक उसकी स्थापना समिति के महासचिव भी हैं, तो ऐसे सुधार की आवश्यकता है जिससे उसका ऐतिहासिक स्वरूप और जो उसका स्मार्ट सिटी का स्वरूप बरकरार रह सके, जिसमें अभी कुछ खामियां आ गई हैं पिछले कुछ सालों में। जी बिल्कुल, खामियां आ गई हैं। लोगों ने उसके महत्व को शायद समझा नहीं है। मैं अपने आप को मानता हूं, मेरा खुद भी मैंने शायद नौगांव की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया है, और लोकल जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया है। तो अब नौगांव को अपने मूल स्वरूप में आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हम्म। साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर नौगांव के ऊपर ध्यान दे, जो स्मार्ट सिटीज हम बनाते जा रहे हैं वो बनाना अच्छी बात है, लेकिन जो देश की सबसे पहली स्मार्ट सिटी है, अगर उसका रख रखाव शासन स्तर से करा जाए, तो और हम्म। वो जगह अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से डेवलप किया जाए, तो उसको उसका वो मान सम्मान भी उसको प्राप्त होगा, और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट होगा। अगर हम्म। स्मार्ट सिटी को ना भी प्रमोट करें नौगांव को, तो भी आज भारत के अंदर स्मार्ट विलेजेस की बात चालू हो गई है। तो हम्म। अगर महानगर के बराबर नौगांव के अंदर पॉपुलेशन नहीं है, जनसंख्या नहीं है, लेकिन देश के अंदर जो लाखों की तादाद में गांव हैं, उन गांव को नौगांव के तरीके से विकसित किया जा सकता है। हम्म। चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे ड्रेनेज की व्यवस्था हो, चाहे गार्बेज की व्यवस्था हो, तो उसको अडॉप्ट करके नौगांव को एक मॉडल के रूप में डेवलप किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। हम्म। और इसमें सरकार की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम्म। नौगांव की चर्चा करते करते हम आपसे वो चर्चा भी करेंगे जो आपने गार्बेज क्लिनिक का आइडिया आया, जिससे आज शहर देश में सबसे ज्यादा जरूरत है। गार्बेज क्लिनिक का आइडिया कैसे आया, क्या सोच कर आया, किस तरीके से वो आगे बढ़ा? और आपने अंबिकापुर मॉडल बताया, इंदौर का बताया, तो ऐसी क्या खास बात है वहाँ के उन शहरों में, या जो हम उसकी तुलना देश भर में करते हैं, और वो हमेशा जब शहर में सर्वे होता है तो वो नंबर वन पे आते हैं? देखिए, किसी भी शहर को कोई बाहर की एजेंसी साफ नहीं कर सकती। हम्म। उस शहर को उसके नागरिक ही साफ कर सकते हैं। हम्म। ऐसे, लेकिन उन नागरिकों में पहले वो भावना डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिसमें काफी हाँ। मेहनत की आवश्यकता होती है। तो जी। अंबिकापुर का मैं अगर आपको बताऊं, या अंबिकापुर के नगर वासियों ने ही अपनी सहकारी समिति बनाई, और हम्म। उन्होंने उस शहर को साफ करने का जज्बा उठाया। हाँ। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को, और आपका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है नोएडा के केस में, कि अगर नोएडा स्वच्छता मिशन सहकारी समिति नोएडा के लोगों ही के द्वारा ही बना ली जाए, तो वो लोग उस नोएडा को साफ करने में उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन हम्म। अगर बाहर की आके कंपनी करेगी, उसकी उसमें कोई इमोशंस कनेक्ट नहीं है। हम्म। अगर पुणे की कंपनी आके नोएडा के अंदर काम कर रही है, तो पुणे की कंपनी का कोई इमोशन नहीं है नोएडा के साथ। हम्म। लेकिन नोएडा के लोग अगर करना चाहेंगे, तो उनके इमोशंस कनेक्ट हैं। उनके हम्म। बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उनके हाँ। फादर यहाँ रहते हैं, उनकी मम्मी यहाँ रहती है, तो वो नोएडा के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हम्म। गार्बेज क्लिनिक के पीछे हमारा यही एक इच्छा शक्ति थी, और जो इसकी सबसे पहले जिन्होंने काम इनिशिएट कराया था, रितु सेन मैडम, वो आईएएस ऑफिसर हैं भारत सरकार में। तो उनसे हमने काम को सीखा, और लगता था कि देश के लिए कुछ करना है।
पर्यावरण के लिए कुछ करना है, इसलिए अपनी नौकरी छोड़ के और अंबिकापुर मॉडल में कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद महाराष्ट्र में कंट्रीब्यूट किया। और कचरा प्रबंधन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम्म। जो गीला कूड़ा है, गीले कूड़े का खरीदार ढूंढना सबसे पहले जरूरी है। हम्म। गीले कूड़े का खरीदार कौन है? वो है किसान। किसान को हम्म। अपने खेत में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालना है। तो हम्म। 60% कूड़ा कोई समस्या थोड़ी है, वो तो वरदान है। वो हम्म। हमने उठा के किसान को दे दिया। इसके अलावा 25% कूड़ा वो है जो रिसाइकलर को खरीदना है। हम्म। रिसाइकलर एडवांस पैसे देने के लिए तैयार है। तो हम्म। 85% कूड़ा तो आपका वैसे ही बिक गया। हम्म। अब बचा 15% कूड़ा। हम्म। 15% कूड़ा ही समस्या है उसके लिए। वो कूड़ा भी जो है, कहीं ना कहीं आज की डेट में सीमेंट प्लांट को रिक्वायर्ड है। अदानीज के सीमेंट प्लांट हैं, जितने भी सीमेंट प्लांट हैं, कागज बनाने की फैक्ट्रियां हैं, थर्माकोल बनाने की फैक्ट्रियां हैं। तो कूड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हजारों करोड़ रुपए की लोग मशीनें लगा रहे हैं कूड़े प्रबंधन के लिए, ये सब वेस्ट ऑफ मनी है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम्म। हम्म। तो नोएडा का कितना कूड़ा निकलता है? नोएडा जैसे अभी मैंने दिल्ली गवर्नमेंट को 2 प्रोजेक्ट दिए हैं। हालांकि मेरा ये अभी प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर मैं इस टाइप की बात करूं। हाँ, तो लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर से संबंधित है, तो हमने एक कायाकल्पम के नाम से प्रोजेक्ट दिया है। कायाकल्पम, कायाकल्प का संस्कृत शब्द है कि हम्म। कैसे दिल्ली का कूड़ा, सुबह का कूड़ा निकल के शाम को पैसे में कन्वर्ट हो जाए। हम्म। दूसरी यमुना चमन के नाम से हमने प्रोजेक्ट दिया है कि कैसे है हम यमुना नदी के जल का आचमन कर सकते हैं। हम्म। और ये संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग चूंकि समय हो रहा है, तो मैं आप लोग से बस केवल ये जानना चाहता हूँ कि जो मॉडल आपने बताए उसको नोएडा जैसे शहर में लागू करने के लिए, क्योंकि 1.5 मिनट का समय है, लागू करने के लिए क्या प्रयास किया है, संक्षिप्त में आप हमें बताइए। देखिए, नोएडा के अंदर तीन वर्टिकल हैं। एक हम्म। एरिया है जो सेक्टर का एरिया है, जहां पे कोठियां बनी हुई हैं। दूसरा डोमेन आता है वर्टिकल डेवलपमेंट का, जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है। हाँ। और तीसरा एरिया आता है गांव का। इन हाँ। तीनों जगह से इन तीनों जगह से प्रतिनिधि मंडल इकट्ठा किया जाए। उसकी एक सहकारी समिति का निर्माण किया जाए। और वह सहकारी समिति के अंदर इस पूरे कार्यक्रम को नोएडा अथॉरिटी अगर लागू करे, पूरा मैनेजमेंट आपकी समिति के पास होना चाहिए। क्योंकि आप लोग नोएडा के निवासी हो, तो आप हम्म। लोग नोएडा के हित के लिए ज्यादा अच्छा तरीके से काम कर पाएंगे बजाय किसी सरकारी, किसी प्राइवेट कंपनी के। जी और जी। इसके लिए पूरा पूरा माइक्रो प्लान मेरे पास है। जब भी आप बोलेंगे, हम आपके और आपके साथियों के बीच में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने बहुत बहुत जानकारी दी, और खास तौर पर मैं आपका ये एहसानमंद है कि हम लोग स्मार्ट सिटी के बारे में जाने, वो भी ऐसी जिसकी स्थापना 1840 में हुई। और अगर मौका लगे, मेरे हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, मौका लगे तो नौगांव जरूर देखिएगा, वहाँ की बिल्कुल। प्लानिंग देखिएगा जो दिल्ली से भी पुरानी है। और आज हमें इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। नमस्कार।